अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद ही इस बात का इशारा है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहते हैं। सही बात है। आज हम जिस खजाने को खोलने जा रहे हैं जी वो एक ऑडियो बुक समरी है जी जिसका नाम है फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर। जी। और हमारा मिशन सीधा है, उस रास्ते को समझना जो किसी को शून्य से करोड़पति बनने तक ले जाता है। पर ये रास्ता सिर्फ पैसों का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माइंडसेट, अनुशासन और एक ठोस प्लान का रास्ता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की हमारी बातचीत सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। नहीं, इस किताब का असली जोर उस गहरे मतलब मनोवैज्ञानिक बदलाव पर है जो इस सफर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लेखक बार बार ये कहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारे अंदर। जैसे कि हमारी सोच, हमारी डर, हमारी आदतें। तो आज हम इसी अंदरूनी सफर की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे सोच बदलने से हकीकत बदलती है। चलिए तो फिर सबसे पहली और शायद सबसे डरावनी चीज से शुरू करते हैं, शून्य पर होना। जब कुछ नहीं होता। हाँ, जब जेब में पैसे ना हो, कोई बड़ी पहचान ना हो, कोई खास कनेक्शंस ना हो। चैप्टर 1 इसी डर की बात करता है। और ये बहुत रिलेटेबल है। पर इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। अरे वाह। आपका जज्बा ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, इन सब की कहानियां यहीं से तो शुरू हुई है ना। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है, एक्शन बनाम थिंकिंग। एक्शन बनाम थिंकिंग। हाँ, ज्यादातर लोग प्लानिंग और सोचने के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। हाँ, या लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेखक इन्हें सिर्फ बहाने मानते हैं। बहाने। हाँ, जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये एक तरह का लकवा है जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। आप सोचते रहते हैं और गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होती। हाँ, और इस लकवे का इलाज एक लाइन में दिया गया है, एग्जीक्यूशन बीट्स परफेक्शन। बिल्कुल। मतलब एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि एक आधे अधूरे प्लान के साथ शुरुआत कर दी जाए। सही बात। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सुनने में तो अच्छा लगता है पर असलियत में करना बहुत मुश्किल है। वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जड़ता में होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो। अच्छा। शुरू में उसे धकेलने में सबसे ज्यादा जोर लगता है। हाँ। लेकिन एक बार पहिया घूमना शुरू हो जाए तो फिर रफ्तार पकड़ना आसान हो जाता है। किताब कहती है कि वो पहला धक्का जरूरी है और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लेखक एक बहुत छोटा सा काम करने को कहते हैं। एक कागज पर साफ साफ लिखिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों और कब तक। और फिर अगले दिन उस दिशा में सिर्फ एक छोटा, बहुत छोटा कदम उठाइए। तो ये रोज उठाया गया छोटा कदम एक तरह से भविष्य की दीवार में लगी एक ईंट की तरह है। बिल्कुल। रोम एक दिन में नहीं बना था, है ना। हर दिन का छोटा और लगातार एक्शन ही बड़े नतीजों को जन्म देता है। और जो लोग बड़े मौके का इंतजार करते हैं वो इंतजार ही करते रह जाते हैं, जबकि जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वो एक दिन पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार जब एक्शन की गाड़ी चल पड़ती है तब शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर सामने आता है, हमारा माइंडसेट। सबसे बड़ा। इस किताब के कई चैप्टर 2, 3, 6 और 9 सिर्फ इसी पर बात करते हैं। इसमें कुछ बड़े दिलचस्प फर्क बताए गए हैं, जैसे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है मैं ये नहीं कर सकता या मुझे बिजनेस करना नहीं आता, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है मुझे नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, या अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी रास्ता निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। ये सोच का जमीन आसमान का फर्क है। और इसी से जुड़ी एक और सोच है, कमी की सोच और प्रचुरता की सोच। हाँ, ये बहुत गहरा है। कमी वाली सोच वो हमेशा डर में जीती है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। हाँ, मौके तो सीमित हैं, पहले ही किसी ने ले लिए होंगे। सही। लेकिन प्रचुरता या अबंडेंस वाला माइंडसेट ये मानता है कि दुनिया मौकों से भरी पड़ी है, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट और कमी वाली सोच, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हुए, है ना। बिल्कुल सही पकड़ा। एक सोच दूसरी को ताकत देती है। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपकी काबिलियत फिक्स्ड है तो आपको हमेशा यही डर लगेगा कि मौके सीमित है, आप कभी रिस्क नहीं लेंगे। और इन सब की जड़ में एक और फर्क है, गरीब सोच बनाम अमीर सोच। गरीब सोच मतलब सुरक्षा ढूंढना, बस एक ठीक-ठाक नौकरी मिल जाए, जिंदगी कट जाएगी। बिल्कुल। जबकि अमीर सोच आजादी ढूंढती है,
मैं खुद की इनकम कैसे बना सकता हूँ। मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जो लोगों की जरूरत पूरी करे? एग्जैक्टली इस किताब में सेल्फ टॉक और विश्वास पर भी बहुत जोर दिया गया है, जैसे कि वो अफर्मेशंस। हाँ, सकारात्मक बातें। हाँ, पर यहाँ मैं थोड़ा संदेह में पड़ जाता हूँ। क्या सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर मैं अमीर बनूंगा बोलने से कोई अमीर बन जाता है? ये थोड़ा जादुई नहीं लगता? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। कैसे? देखिए, लेखक का तर्क ये है कि हम बचपन से पैसे को लेकर कुछ कहानियां सुनते आए हैं, जैसे पैसे वाले लोग लालची होते हैं, या पैसा हर बुराई की जड़ है? हाँ, ये बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और हमें अनजाने में पैसे से दूर रखती हैं। अच्छा। अफर्मेशंस उस पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाकर नई प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। ये खुद को बार बार याद दिलाना है कि मैं दौलत का हकदार हूँ। ये आपकी पहचान को बदलने की प्रक्रिया है। अमीर बनने से पहले आपको अंदर से ये मानना पड़ता है कि आप इसके लायक हैं। मतलब पहले वो इंसान बनो, फिर तुम्हारे पास वो चीजें होंगी। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने अपनी सोच बदल ली। अब उसे एक्शन में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? यहीं पर अनुशासन का रोल आता है। चैप्टर 4 में एक बहुत दमदार लाइन है, मोटिवेशन एक चिंगारी है लेकिन अनुशासन इंजन है। और ये बहुत बड़ा सच है। मोटिवेशन एक एहसास है जो आज है कल नहीं। सही बात है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप महीने में 4 दिन काम करेंगे और 26 दिन बहाने बनाएंगे। सच है। लेकिन अनुशासन एक कमिटमेंट है। ये वो ताकत है जो आपसे तब भी काम करवाती है जब आपका बिल्कुल मन ना हो, जब आप थके हुए हों, या जब नतीजे ना दिख रहे हों। बिल्कुल। असली विजेता वो नहीं जिसे रोज मोटिवेशन मिलता है, बल्कि वो है जो बिना मोटिवेशन के भी मैदान में डटा रहता है। किताब में 3 तरह के अनुशासन की बात की गई है, समय, पैसा और सीखना। समय का अनुशासन, पैसे का अनुशासन, ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे ये सीखने वाला अनुशासन सबसे मुश्किल लगता है। क्यों? दिन भर की थकान के बाद कौन किताब खोले या कोई कोर्स देखे? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? यहाँ लेखक अनुशासन को सजा की तरह नहीं बल्कि आत्मसम्मान की तरह देखने को कहते हैं। आत्मसम्मान। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, जैसे आज 1 घंटा पढ़ने का वादा, तो आप अनजाने में खुद की नजर में गिर जाते हैं। लेकिन जब आप थके होने के बावजूद वो वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसे एक मसल की तरह समझिए। अच्छा। जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, मन नहीं करता, लेकिन आप लगातार जाते रहते हैं तो धीरे धीरे मसल बनने लगती है और फिर आपको मजा आने लगता है। सीखने का अनुशासन भी वैसा ही है। मतलब शुरू में जोर लगाना पड़ता है, फिर आदत बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो समय का कंपाउंड इफेक्ट काम करता है, जिसकी बात चैप्टर 8 में है। एग्जैक्टली। रोज का सिर्फ आधा घंटा सीखना भी साल में लगभग 180 घंटे बन जाता है। 5 साल में ये 900 घंटे हो जाते हैं। सोचिए, 900 घंटे किसी एक स्किल को देने के बाद आप कहाँ होंगे? सही है। जबकि दूसरा इंसान अपना वही समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता रहा है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके आज के सपनों को कल की हकीकत से जोड़ता है। ठीक है, तो हमने अपनी सोच बदल ली और रोज काम करने का अनुशासन भी बना लिया, लेकिन एक अनुशासित इंसान अगर गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो भी कहीं नहीं पहुंचेगा। सही बात है। यहीं पर शायद स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 5 और 7 इसी बारे में है। चैप्टर 5 एक बहुत ही सीधा साधा रोड मैप देता है। क्या है वो रोड मैप? पहला कदम है अपने लक्ष्य को एकदम साफ और लिखा हुआ रखना। सिर्फ अमीर बनना है नहीं, बल्कि अगले 5 सालों में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के जरिए 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है। हाँ, जब लक्ष्य इतना क्रिस्टल क्लियर होता है तो दिमाग को पता होता है कि उसे किस दिशा में सोचना है। और इसके बाद दूसरा कदम आता है एक हाई इनकम स्किल सीखना। हाँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स। यहाँ हाई इनकम स्किल से लेखक का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत के मुताबिक एक हाई इनकम स्किल वो है जिसकी बाजार में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो। अच्छा। और सबसे जरूरी, जो आपको सीधे वैल्यू बनाने और पैसे कमाने का मौका दे, बजाय किसी की सैलरी पर निर्भर रहने के। ये आपको अपनी कमाई का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ताकत देती है। मतलब शून्य से शुरू करने वालों के लिए ये सबसे तेज तरीका है। हाँ, अपनी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का। समझ गया। रोड मैप का तीसरा कदम है रोजाना कम से कम 4 घंटे सिर्फ एग्जीक्यूशन पर लगाना, असली काम पर। हाँ, चौथा कदम है सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं बल्कि आय बढ़ाने पर ध्यान देना। ये बात मुझे बहुत सही लगी।
आप चाय के 100 रुपए बचाकर करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन 50,000 का एक नया क्लाइंट लाकर जरूर बन सकते हैं। सही है। और 5वां कदम जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करना। मतलब लिखना। हाँ, हर दिन या हर हफ्ते लिखना कि क्या सीखा, क्या गलतियां हुई और अगला टारगेट क्या है। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये आपका पर्सनल डेटा है, जिससे पता चले कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बिल्कुल, ये आपको जवाबदेह बनाता है। ये रोड मैप तो बहुत प्रैक्टिकल है। और इसके साथ ही चैप्टर 7 में एक वित्तीय सीढ़ी का जिक्र है, हाँ, जो इस यात्रा के अलग-अलग पड़ावों को दिखाती है। इसे थोड़ा आसानी से समझाएंगी? जरूर। इस सीढ़ी को एक वीडियो गेम की तरह सोचिए। ओके। आप सीधे बॉस लेवल पर नहीं जा सकते। आपको पहले छोटे-छोटे दुश्मन हराकर लेवल अप करना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो लेवल 1 है सर्वाइवल, यानी अस्तित्व। यहाँ आप बस अपनी महीने की बेसिक जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। तनख्वाह आती है और चली जाती है। हाँ, फिर लेवल 2 है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। यहाँ आप थोड़ा बेहतर करते हैं और एक इमरजेंसी फंड बना लेते हैं, ताकि अचानक कोई खर्चा आ जाए तो कर्ज में ना डूबे। सही है। लेवल 3 है सिक्योरिटी, सुरक्षा। इस लेवल पर आप निवेश की दुनिया में पहला कदम रखते हैं। SIP या म्यूचुअल फंड। हाँ, कुछ ऐसा। यहाँ से आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। लेवल 4 है ग्रोथ, विकास। ये एक रोमांचक लेवल है। यहाँ आप एक्टिव होकर संपत्ति बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में। या अपने बिजनेस में पैसा लगाकर आप पैसिव इनकम के सोर्स बनाना शुरू करते हैं। और आखिरी लेवल? आखिरी लेवल फाइनल बॉस है, फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। वाह! ये वो मंजिल है जहां आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। अब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। वाह! ये जो सीडी वाला एग्जाम्पल है, ये बहुत पावरफुल है। ये पूरी प्रक्रिया को टुकड़ों में तोड़ देता है और लक्ष्य को हासिल करने लायक बना देता है। आप जानते हैं कि आप अभी किस लेवल पर हैं और अगले लेवल पर जाने के लिए आपको क्या करना है। बिल्कुल, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड चढ़ाई है। और ये हताशा से बचाता है। हाँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, भले ही धीरे धीरे। तो इन सब बातों को सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। ये सफर सिर्फ बैंक अकाउंट भरने का नहीं, बल्कि खुद को एक नए इंसान के रूप में ढालने का है। सही है। इसकी शुरुआत होती है शून्य के डर को अपनी ताकत बनाने से, फिर अपनी सोच को फिक्स से ग्रोथ में, कमी से प्रचुरता में बदलने से। बिल्कुल। इसके बाद आता है मोटिवेशन के भरोसे न रहकर हर रोज अनुशासन की आग में तपना, और इस सब की नींव पर एक साफ रणनीति की इमारत खड़ी करना। आपने एकदम सही सारांश दिया। और जब ये इमारत खड़ी हो जाती है, जब कोई वित्तीय स्वतंत्रता के लेवल पर पहुंच जाता है, तब किताब का 10वां चैप्टर एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, अब क्या? अब क्या? और यहीं पर लेगेसी यानी विरासत का आइडिया आता है। ये सिर्फ करोड़पति बनने के बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? असली सफलता इस बात में है कि आप समाज को क्या वापस देते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का कौन सा स्रोत छोड़कर जाते हैं। मतलब ये यात्रा एक ऐसी कहानी बनाने के बारे में है जो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन कर सके। हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाने के बारे में है। और यही हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। असली सवाल ये है कि वो सफर शुरू कब करेगा। सही बात है। ये स्रोत वित्तीय सफलता का एक बहुत ही विस्तृत खाका हमारे सामने रखते हैं, लेकिन इनका अंतिम अध्याय एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या? एक बार जब पैसे का खेल जीत लिया जाता है, तो वो असली खेल क्या है जिसे कोई खेलना चुनता है? आज उठाए गए हर अनुशासित कदम से आखिर कौन सी विरासत बनाई जा रही है?